हवाई जहाज इतनी लंबी लंबी यात्राएं तय कर सकते हैं, तो फिर हम प्लेन को लेकर अंतरिक्ष में क्यों नहीं जा सकते? आखिर हम लोग अंतरिक्ष में जाने के लिए बड़े बड़े रॉकेट्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जबकि एक रॉकेट को बनाने में एक प्लेन से भी कई गुना ज्यादा पैसा और वक्त लगता है। पर इसके बावजूद भी आसमान की ऊंचाइयों में तो दोनों ही विमान उड़ते हैं। फिर एक स्पेस रॉकेट और प्लेन के बीच ऐसा क्या अंतर है कि प्लेन कभी भी आसमान को चीरकर अंतरिक्ष की यात्रा नहीं कर सकता और हम इंसानों को स्पेस की गहराइयों में नहीं ले जा सकता? तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें अगर एयरक्राफ्ट की, तो एयरक्राफ्ट कई प्रकार के होते हैं, जैसे एयरप्लेन, जेट प्लेन, हेलीकॉप्टर इत्यादि। अब यहां समझने वाली बात यह है कि इन्हीं एयरक्राफ्ट की श्रेणी में आप एयरप्लेन को तो शामिल कर सकते हैं, पर किसी भी स्पेस रॉकेट को नहीं, जिस कारण ये दोनों अलग अलग कैटेगरी में आ जाते हैं। अब अगर इन दोनों के बीच का अंतर पता चल गया हो, तो अब आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर प्लेन के डिजाइन किस तरह की होती है और उसमें कौन कौन से अहम कंपोनेंट शामिल होते हैं। दरअसल प्लेन को आकाश में उड़ने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, उनमें से पहली तो प्लेन्स की लंबी चौड़ी विंग्स है, जो प्लेन को ऊपर की ओर लिफ्ट करती रहती है। इसके अलावा एक हवाई जहाज का दूसरा सबसे अहम भाग होता है उसका भारी भरकम इंजन, जो उसे थ्रस्ट देता है। थ्रस्ट को आप प्लेन का एक ऐसा फोर्स जिसके कारण हवाई जहाज आगे की ओर बढ़ता है और बाद में हवा में उड़ान भी भर पाता है। इस फोर्स को उत्पन्न करने के लिए एयरप्लेन को आसपास की हवा की भी काफी जरूरत पड़ती है, और जब उस इंजन के साथ वातावरण में उपस्थित हवा का तालमेल बैठता है, तब जाकर अंत में एक हवाई जहाज का उड़ना संभव बन पाता है। अधिकांश पैसेंजर प्लेन्स में जेट प्रोपल्शन इंजन लगे हुए होते हैं, जो औसतन भार उठाने के साथ साथ हवा में अच्छी खासी ऊंचाई तक उड़ने में भी सक्षम होते हैं। लेकिन हर प्लेन का उसकी बनावट और क्षमता के अनुसार फ्लाइंग एटीट्यूड निर्धारित किया जाता है। जैसे आमतौर पर जो कमर्शियल प्लेन्स होते हैं, वो 45,000 फीट यानी कि लगभग 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही उड़ते हैं। इसके अलावा कुछ कॉर्पोरेट जेट 51,000 फीट तक की ऊंचाई तक भी उड़ सकते हैं। लेकिन 51,000 फीट की ऊंचाई एटीट्यूड का वो पैमाना होता है जिसके ऊपर किसी भी प्लेन का उड़ पाना संभव नहीं होता, और इस सीमा के ऊपर प्लेन को उड़ाना मतलब सीधे सीधे किसी तरह के क्रैश को निमंत्रण देना होता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सिर्फ 51,000 फीट की ऊंचाई तक ही ये प्लेन संतुलन के साथ क्यों उड़ पाते हैं, और उसके बाद विमान के साथ आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि उससे निर्धारित ऊंचाई के ऊपर उड़ा पाना लगभग असंभव बन जाता है। तो इस सवाल का एक लाइन में जवाब है, इम्बैलेंस एटमॉस्फेरिक। दरअसल होता क्या है कि यहां जमीनी सतह पर हमारा एटमॉस्फेयर डेंस है, जिस कारण यहां पर हवा की कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम सामान्य सतह से ऊपर की ओर जाते हैं, तो ग्रेविटी की कमी के कारण एटमॉस्फेयर पतले से पतला होता चला जाता है। पतले एटमॉस्फेयर से हमारा मतलब है कि ऐसा स्तर जहां हवा की कमी हो और उस जगह पर बेहद कम ऑक्सीजन वाला एटमॉस्फेयर मौजूद हो। अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि प्लेन के इंजन तभी संतुलित होकर काम कर पाते हैं जब उनकी थ्रस्टिंग फोर्स के लिए वो आसपास के वातावरण में उपस्थित हवा के साथ संपर्क करके एरोप्लेन को ऊपर रखने के लिए सही फोर्स मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन 51,000 फीट के ऊपर इन्हीं एयर मॉलिक्यूल की कमी के कारण प्लेन के विंग्स को ऊपर लिफ्ट कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा पतली हवा में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी कम होंगे, और ऑक्सीजन की वजह से ही ईंधन का दहन संभव हो पाता है। ये तो हम सब बचपन से ही पढ़ते हुए आए हैं। यानी इसी महत्वपूर्ण ऑक्सीजन में कमी मतलब इंजन में फ्यूल को बर्न करना और भी मुश्किल, जिसके कारण इन्हीं कुछ दुर्भाग्यवश परिणामों की वजह से इंजन थ्रस्ट उत्पन्न नहीं कर पाएगा, जिसके कारण प्लेन ऊपर हवा में इस तरह नहीं रह पाएगा। यानी कि अगर हम जबरदस्ती प्लेन को निर्धारित ऊंचाई से ऊपर ले भी जाएंगे, तो हमारा प्लेन इतना अस्थिर हो जाएगा कि वो कुछ ही देर बाद अपने आप ही नीचे गिरने लगेगा, और उसके ऑलमोस्ट सभी सिस्टम इस अस्थिरता के कारण फेल हो चुके होंगे, जिसके बाद अंत में प्लेन क्रैश के अलावा और कोई भी संभावना नहीं बचेगी। तो आखिर ये रॉकेट कैसे बिना ऑक्सीजन के इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं?
तो आपको जानकर आश्चर्य और हैरानी होगी कि रॉकेट के अंदर रॉकेट फ्यूल के साथ साथ उसे बर्न करने के लिए ऑक्सीजन टैंक भी लगे होते हैं। इसका मतलब ये है कि रॉकेट फ्यूल को बर्न करने के लिए एटमॉस्फेयर में उपस्थित ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं करता और इसलिए आसपास की परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम क्यों ना हो, ये बिना एटमॉस्फेयर के भी आराम से उड़ पाते हैं और रॉकेट को बूस्ट कर पाते हैं। लेकिन इस चीज का एक नुकसान यह भी है कि इस विशेषता के कारण रॉकेट काफी भारी भरकम हो जाता है और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज को स्पेस में जाने के लिए धरती के एस्केप वेलोसिटी को पार करना होता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि एस्केप वेलोसिटी यानी कि वो मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी जिसके जरिए धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार किया जा सकता है। धरती के केस में ये एस्केप वेलोसिटी है तकरीबन 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, जिसका मतलब है कि किसी भी एयरक्राफ्ट को धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से आगे निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ना होगा। अब रॉकेट को इस गति से आगे बढ़ाने के लिए उसे अपने साथ ढेर सारा फ्यूल और ऑक्सीजन ले जाना पड़ता है। अब जितना ज्यादा वजन होगा उतना ही ज्यादा फ्यूल और ऑक्सीजन उसे स्पेस में ले जाने के लिए खर्च करना होगा, जिस कारण रॉकेट का वजन भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा और इसी वजह से रॉकेट भी एक लिमिट तक ही वजन को स्पेस में ले जा सकते हैं। हाल फिलहाल में बनाया गया स्पेसएक्स का फाल्कन हेवी रॉकेट भी करीब 64 मेट्रिक टन वजन को स्पेस में ले जा सकता है, जो अपनी कैटेगरी में इस समय सबसे भारी सामान को ले जाने वाले रॉकेट्स में से एक है। वर्तमान समय में भले ही ऐसा कोई भी विमान मौजूद ना हो जो हमें अंतरिक्ष तक ले जा सके, पर जिस तरह से समय बीत रहा है उस विकास की गति को देखकर हम ऐसी उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में हो ना हो ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर आएगी जो हमें हवाई जहाज के द्वारा ही स्पेस की सैर करवा पाएगी। पर अभी के लिए तो हम लोग सिर्फ उस समय का इंतजार ही कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।